गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड चल रहा है, सिस्टेमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें आज हम करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या है, सिस्टेमेटिक क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको अल्फा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, कुछ मूलभूत जो बातें हैं वो, और उसके बाद इसका महत्व, टैक्सोनॉमी का महत्व क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो 3 प्रकार हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में देखिए, तीन 322 से बीसी से लेकर के 285 बीसी तक का जो काल है, उस काल में अरस्तु ने सबसे पहले पादपों को स्वभाव के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। स्वभाव के आधार पर उन्होंने जो पादप बताए थे वो क्या थे? शाक, झाड़ी और उसके बाद वृक्ष। इन 3 भागों में अरस्तु ने सबसे पहले पादपों को स्वभाव के आधार पर डिवाइड किया था और बताया था कि कुछ पादप होते हैं शाकीय, कुछ झाड़ी होते हैं और कुछ होते हैं वृक्ष। और इसके बाद अरस्तु के बाद जो है वो आ जाता है तीसरी शताब्दी में। तो तीसरी शताब्दी में 370 एडी से 285 एडी का जो काल है, उस काल को माना जाता है थियोफ्रेस्टस का काल। और उस काल में थियोफ्रेस्टस ने पादपों को उनके स्वभाव और प्राकृतिक संबंधों के आधार पर, प्राकृतिक या प्रकृति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया था। थियोफ्रेस्टस के बारे में सब जानते हैं। इसे कहा जाता है बॉटनी का जनक। ये वनस्पति विज्ञान का जनक है। और सबसे पहले जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, जो कृत्रिम वर्गीकरण है, उसको देने का श्रेय किसको जाता है? थियोफ्रेस्टस को जाता है। सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण थियोफ्रेस्टस ने दिया था और इन्होंने पादपों को स्वभाव व प्रकृति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला था हर्ब, दूसरा था शर्ब, फिर आता है अंडर शर्ब और उसके बाद ट्री। तो इस प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने पादपों को स्वभाव और प्रकृति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था। वर्गीकरण देने वाला वैज्ञानिक है ये। और इसके बाद इसी समय इसने 2 किताबें लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स और इटियोलॉजी ऑफ द प्लांट। इन किताबों में थियोफ्रेस्टस ने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर पादपों को डिवाइड किया था। इसके अलावा एक किताब और लिखी थी इसने, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस किताब के अंदर इसने 480 पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। देखिए, सरलता की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो इतिहास है टैक्सोनॉमी का, उसको हम 2 कालखंडों में बांट सकते हैं। कौन से कालखंडों में? 2 कालखंड। पहला जो कालखंड है इसका वो आता है जो तीसरी शताब्दी है, वहां से लेकर प्रथम कालखंड
प्रथम जो आता है वो तीसरी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे हम प्री डार्विनियन सिस्टम भी कहते हैं, प्री डार्विनियन सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा जो काल आता है वो 18वीं सदी से वर्तमान समय तक इसे हम कहते हैं पोस्ट डार्विनियन सिस्टम। देखिए, जो पहला है प्री डार्विनियन सिस्टम, इसके अंदर पादपों को प्रकृति के आधार पर, ठीक है, एक या दो आकार की लक्षणों के आधार पर, और तीसरा है पूर्ण आकार की और परस्पर बंधुता के आधार पर। तो पहला जो कालखंड है, इस कालखंड में तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग 18वीं-19वीं शताब्दी तक पौधों को प्रकृति के आधार पर क्लासिफाइड किया गया। इसके बाद एक या दो आकार की लक्षणों के आधार पर और पूर्ण आकार की और परस्पर बंधुता के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। तो हम प्रथम कालखंड में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें से मैंने आपको थियोफ्रेस्टस के बारे में बता दिया है, जिसने तीसरी शताब्दी के आसपास 2 किताबें लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द प्लांट और इटियोलॉजी ऑफ प्लांट। और इसके अंदर इन्होंने पादपों को प्रकृति और स्वभाव के आधार पर 4 वर्गों में डिवाइड किया था। और इसी तरह इन्होंने 480 पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और कृत्रिम वर्गीकरण का वैसे तो कृत्रिम वर्गीकरण देने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? थियोफ्रेस्टस को जाता है। इसके बाद आता है, इसके अंदर देखिए ये जो प्रकृति के आधार पर है, इसके बाद एक या दो आकार की लक्षणों के आधार पर, या इसे हम कृत्रिम वर्गीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम और कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं 1.5 नंबर के, जो किताबों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, किसने दिया था कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछे जाते हैं। कई बार बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके बारे में जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया या 5 का पूछ लिया, तो ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसीलिए इसको भी पढ़ना हमें जरूरी है। तो थियोफ्रेस्टस के बाद हम आगे चलते हैं। आगे का जो दूसरा पीरियड है, यानी फर्स्ट पीरियड में जो प्री डार्विन काल है, उसके अंदर पहला जो फर्स्ट जो टाइम है, पहला कालखंड, उसके अंदर मैंने आपको बताया थियोफ्रेस्टस। और इसके बाद आता है इसका दूसरा कालखंड, सेकंड। तो सेकंड में जो है थियोफ्रेस्टस के बाद कुछ और भी वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि तीसरी शताब्दी के बाद लगभग 15वीं शताब्दी तक का जो काल है वो मिडिल एज, डार्क एज के नाम से जाना जाता है। यानी कि उस कालखंड में कोई खास प्रगति वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पाई, यानी कि कोई खास प्रगति इसके अंदर नहीं हो पाई टैक्सोनॉमी में। एक दो वैज्ञानिक है जिन्होंने जरूर वर्गीकरण किया था, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट मैगनसन। इस वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी थी, दी वेजिटेबिलिस।
इस किताब के अंदर अल्बर्ट मैग्नस ने जो पादप हैं उनको प्रकृति और स्वभाव के आधार पर डिवाइड किया था। अल्बर्ट मैग्नस के बाद पौधों को उनके औषधीय महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया। यानी कुछ ऐसा टाइम भी आया जिस समय पौधों के बारे में ये कहा जाता था कि पौधे जो है वो मानव से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, यानी कि मानव में जो आकार की होती है, यानी उनके अंगों की जो आकार की है, उसके आधार पर ही कुछ पादपों को नामांकित किया गया, उनको नाम दिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट में मार्केंसिया, जैसा मार्केंसिया दिखता है वो कैसा दिखता है, वो यकृत की तरह दिखता है, इसलिए उसको लीवर वर्ट कहा गया। तो इस तरह से पादपों को ये माना जाता था कि इस पादप से इस संबंधित अंग का क्या होता है, इलाज होता है। तो इस आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया गया। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है विलियम टर्नर। इसने एक किताब लिखी थी ग्रेट हर्बल्स। तो इसने इस किताब के अंदर पादपों के औषधीय महत्व को बताया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसी के अंदर, यानी कि जो पहला कालखंड हो गया, दूसरे कालखंड में अल्बर्ट मैग्नस और विलियम टर्नर हो गए। तीसरे कालखंड को देखें हम, तीसरा कालखंड क्या है। तीसरे कालखंड में जो वर्गीकरण है उसको हम कह सकते हैं विकसित वर्गीकी, यानी वर्गीकी का आगे टाइम के साथ क्या हो गया, विकास हो गया, तो ये कहलाई विकसित वर्गीकी। तो इसके अंदर जैसे एक वैज्ञानिक है एंड्रिया सिसल पीनी। इस वैज्ञानिक ने भी कुछ जो पादप हैं उनके बारे में वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। उनकी प्रकृति के आधार पर उन्होंने इन्हें वर्गीकृत किया था। इसने किताब लिखी थी 1593 में, डी प्लांटीज। ये किताब के नाम आपको याद रखने हैं। किताब का नाम क्या है, डी प्लांटीज, 1593। और इस किताब में इसने जो पादप हैं उनको प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया था। और इसी के नाम पर एक वंश का नाम भी रखा गया है जिसे हम सिसलपीनिया कहते हैं। ठीक है, जो सिसलपिनोइडी जो उपकुल है फैबेसी का, उसका सदस्य है। इसके बाद आता है नाम जॉन बॉहिन का। जॉन बॉहिन, इसने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्सैलिस। इस किताब में इसने 5000 पौधों का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर 5000 पौधों का वर्गीकरण किया? प्रकृति और आकारकी के आधार पर। ठीक है, प्रकृति और आकारकी के आधार पर। इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम है कैस्पर बॉहिन। इसने 1623 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द पिनक्स। इस किताब में इसने लगभग 6000 पौधों का वर्गीकरण दिया था। और ये भी किस पर आधारित था? प्रकृति और एक या दो लक्षणों के आधार पर। ठीक है, और इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही एक वंश का नाम दिया गया है जिसका नाम है बोहिनिया। और ये दोनों भाई थे। कैस्पर बॉहिन के बारे में एक बात और भी है कि इसने अपनी पुस्तक द पिनेक्स में सबसे पहले बायोनोमेनक्लेचर के बारे में, यानी द्विनाम पद्धति के बारे में बता दिया था, परंतु ये इसको वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं कर पाया। बाद में 1735 में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में उसको फेमस बनाया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। इसके बाद आता है इसमें अगला जो नाम है, देखिए ये पहला कालखंड ही चल रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
यानी कि प्री डार्विनियन काल है। ये प्री डार्विनियन काल के ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में पादपों को प्रकृति, आवास, स्वभाव और एक या दो लक्षणों पर क्या किया, डिवाइड किया, यानी कि वर्गीकृत कर दिया। इसके बाद आता है नाम जॉन रे का। इसने भी 2 किताबें लिखी। जॉन रे ने 2 किताबें लिखी थी 1685 के आसपास, जिनके नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके 3 वॉल्यूम हैं, यानी कि 3 भाग, ठीक है। और एक और किताब लिखी थी इसने मेथोडस प्लांटेरम। इन दोनों पुस्तकों में जॉन रे ने किस आधार पर पौधों को प्रकृति और स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया था। लगभग इसने भी क्या किया, 6000 पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जॉन रे के बाद एक और नाम आता है टॉनफोर्ड। इसे कहा जाता है वंश संकल्पना का जनक है। ये वंश संकल्पना का जनक इसे कहते हैं। और इसने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एलिमेंट्स डी बॉटेनिक। और इस पुस्तक में इसने भी इसी तरह से पादपों को वर्गीकृत किया था। तो ये विकसित वर्गीकी में ये है। और विकसित वर्गीकी में ही अगला जो नाम आता है वो आता है कैरोलस लीनियस का। कैरोलस लीनियस अगला है कैरोलस लीनियस। इसका पूरा नाम कार्ल वॉन लिन था, ठीक है। इसका पूरा नाम कार्ल वॉन लिन था। इसे सिस्टेमैटिक फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी कहा जाता है। इसे ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसे ही फादर ऑफ बायनोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसे ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोनोमेनक्लेचर भी कहते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी इसे कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया था, इसने किताबें लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इसी तरह से इसने किताब लिखी थी क्रिटिका बॉटेनिक। तो इसी तरह इसने एक और किताब लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। तो सिस्टेमा नेचुरी में इसने सिस्टेमैटिक की परिभाषा भी दी थी, सिस्टेमैटिक शब्द भी इसने दिया था। क्रिटिका बोटेनिक में कैरोलस लीनियस ने जो सिद्धांत हैं, जो वर्गीकरण के, उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था और नए सुझाव इस बुक में इसने शामिल किए थे। जेनेरा प्लांटेरम में 24 वर्गों में कैरोलस लीनियस ने पादपों को वर्गीकृत किया था। किसके आधार पर? कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण जो है वो कृत्रिम वर्गीकरण माना जाता है। इसने 1 या 2 आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण दिया था, जिसमें उसने पुंकेसरों की संख्या और साथ ही साथ पुंकेसरों और अंडकों की व्यवस्था को आधार बनाया था। तो इस आधार पर कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण कैसा हो जाता है? कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण इस आधार पर हो जाता है, कौन सा? कृत्रिम वर्गीकरण। तो इसे आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक कहते हैं। अगला जो नाम है, अगला जो भाग है, अगला कालखंड सेकंड, अगला जो कालखंड है उसमें क्या हुआ देखिए।
नहीं सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट कालखंड ही है। और इसमें आखिर में क्या हुआ, आखिरी में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए थे वो क्या थे। देखिए इसमें कुछ नाम हैं जैसे कि बेंथम, हुकर, ब्राउन, ठीक है, बेंथम, हुकर, ब्राउन, इसके अलावा डी जस्यू, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादपों को पूर्ण आकारकी के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यानी कि अभी तक तो जो वर्गीकरण दिए गए वो एक या दो लक्षणों के आधार पर दिए गए, परंतु इन वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, संपूर्ण आकारकी को आधार बनाकर पादपों का वर्गीकरण दिया था। इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड कालखंड की, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसकी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में देखिए क्या क्या हुआ। इसके अंदर आप एक और वैज्ञानिक का नाम शामिल कर सकते हो, A.P.D. कैंडोले का। इसने भी एक किताब लिखी थी एलिमेंटियर डी ला बॉटेनिक। इस किताब में भी इसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसी किताब में इसने टैक्सोनॉमी शब्द भी दिया था, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। इसके बाद आता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करेंगे हम। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या हुआ, देखिए पुराने समय में यानी 19वीं शताब्दी तक जो भी वर्गीकरण किया गया एक या दो लक्षणों के आधार पर किया गया। बाद के वैज्ञानिकों ने यह आवश्यकता महसूस की कि पादपों को वर्गीकृत करने के लिए एक या दो लक्षणों का ही होना आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ पादपों की पारस्परिक बंधुता भी आवश्यक है। दूसरी जो ब्रांचेज हैं बॉटनी की, उनसे प्राप्त सूचनाएं भी आवश्यक है, और उन्हीं सूचनाओं को आधार बनाकर पारस्परिक बंधुता का निर्धारण किया जाता था। और इसी तरह से इसमें साथ ही साथ क्या किया गया, पौधों की पूर्ण आकारकी को आधार बनाया गया, साथ ही साथ जाति वर्तीयता को भी आधार बनाया गया। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय के जो भी वर्गीकरण दिए गए हैं वो किस पर आधारित है, वो जाति वर्तीयता पर आधारित है, यानी कि जाति वर्तीय वर्गीकरण उनको हम कह सकते हैं। तो जाति वर्तीयता ये क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए फाइलोजेनी जो शब्द है वो दिया था लेमार्क ने, और इसका जो विस्तृत वर्णन है, विस्तृत वर्णन किया था डार्विन ने। पुस्तक डार्विन की ऑर्गन ऑफ स्पीसीज, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक में डार्विन ने किसके बारे में बताया था, जाति वर्तीयता के बारे में बताया था। जाति वर्तीयता है क्या, जाति वर्तीयता को हम ये कह सकते हैं कि पौधों का विकास प्रारंभ से लेकर वर्तमान स्तर तक किस तरह से हुआ है, वो जो विकास का क्रम है उसी को हम क्या कहेंगे, जाति वर्तीयता कह सकते हैं। यानी पौधे जो अपने पूर्वजों से किस तरह से उत्पन्न हुए और समय के अनुसार यानी समय या कालांतर में उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए जिससे कि वो वर्तमान स्वरूप में आए, तो उस सारे पीरियड को या उस सारे समय को हम क्या कहते हैं, पौधों की जातीय वर्तीयता कहते हैं। जाति वर्त उस पौधों का हम उसको कह सकते हैं। सीधे और आसान शब्दों में जाति वर्तीयता वर्गीकरण में पौधों के विकास के क्रम को आधार बनाकर वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाते थे, तो उसको हम कह सकते हैं जाति वर्तीयता या जाति वर्तीय वर्गीकरण। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों में सबसे पहले आता है नाम W. आइकलर का, जिसने पादपों को सबसे पहले किस आधार पर वर्गीकृत किया था, जाति वर्तीयता के आधार पर वर्गीकृत किया था। आइकलर द्वारा दिया गया जाति वर्तीय वर्गीकरण का जो स्वरूप है वो कैसा था, छोटा था, यानी कि सबसे छोटा जाति वर्तीय वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, W. आइकलर ने। ठीक है,
डब्ल्यू आइक्लर जो है इसने सबसे पहले क्या दिया, जाति वर्तीय वर्गीकरण दिया था 1875 में। ठीक है, इसके बाद आता है नाम एंगलर एंड प्रेंटल का। इन्होंने 1915 के आसपास जाति वर्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद आता है बेसी का नाम, बेसी, इसने भी 1915 में जाति वर्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने पौधों की संपूर्ण जानकारी को आधार बनाया था। संपूर्ण जानकारी से मतलब यही है आकार की भी और उसकी जाति वर्तीयता और साथ ही साथ उनके पारस्परिक या प्राकृतिक संबंधों को आधार बनाया था। बेसी के बाद जो नाम आता है वो आता है इसमें हचिसन का। हचिनसन 1926, हचिनसन 1926 ने भी इसी तरह वर्गीकरण दिया। फिर आता है ओस्टवाल्ड टिप्पो। इसी तरह से ओस्टवाल्ड टिप्पो ने 1942 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है तख्ताजान। तख्ताजान ने 1960 के आसपास वर्गीकरण दिया था। तख्ताजान के बाद आता है क्रॉनक्विस्ट। क्रॉनक्विस्ट ने 1981 में वर्गीकरण दिया था। और इसके बाद आता है नाम थॉर्न का, जिसने 1992 में दिया था। तो ये जाति वर्तीय वर्गीकरण के उदाहरण हैं, यानी कि इन वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें जाति वर्तीय वर्गीकरण। इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ओस्टवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण जो है वही हम जो सिलेबस होता है हमारा, उसमें जब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कोई भी एक दो, वहाँ पर आधार किसको बनाया जाता है, ओस्टवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण बनाया जाता है। साथ ही साथ ओस्टवाल्ड टिप्पो ने सबसे बड़ा जाति वर्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सबसे छोटा किसने किया, आइक्लर ने, और सबसे बड़ा किसने किया, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। तो पुस्तकों में पढ़ने का जो जरिया है वो क्या है, ओस्टवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, अगला आता है इसमें वर्गीकी का महत्व क्या है। देखिए, वर्गीकी का महत्व है पादप जगत का सुव्यवस्थित और सारगर्भित अध्ययन करने का। बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी जातियां हैं, और उन सभी जातियों के बारे में एक समान दृष्टि से अगर हम देखें तो उनका अध्ययन सुगम बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो अगर हमें ये पता हो कि पादप का कौन सा स्वभाव है, उसकी प्रकृति क्या है, और उसके साथ साथ उसमें एक या दो या फिर उसके संपूर्ण आकार की लक्षण अगर हमें ध्यान हो, तो हमारे लिए उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। और अध्ययन की जो दृष्टि है उसकी सुविधा की दृष्टि से ही वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा जो आता है, जो वर्गीकरण है वो हमें क्या बताते हैं, वर्गीकरण पादप जातियों के उद्भव यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका उद्विकास यानी उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास का क्रम हमें जो है वो जानने में मदद मिलती है। किसके माध्यम से, किसके द्वारा, टैक्सोनॉमी के द्वारा हमें उद्विकास और साथ ही साथ उन पौधों की उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है। तीसरा जो है, पादप वर्गीकरण के द्वारा हम पादपों के आपस में संबंध यानी कि प्राकृतिक संबंधों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसकी सहायता से हमें पारस्परिक बंधुता का भी पता चलता है। अगला जो है, जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे पादप विशेषज्ञ होते हैं, उनमें परस्पर विचारों का आदान प्रदान भी वर्गीकरण की सहायता से होता है। नई नई जानकारियां वैज्ञानिक जुटाते हैं और उनके आधार पर वो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और फिर उन सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पादपों में उनके अध्ययन के लिए सर्वप्रथम जिसकी जरूरत होती है वो है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अगला है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी।